नमस्कार, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज डॉक्टर भगवानाराम बोल रहा हूँ। आज एलएलबी थर्ड ईयर के छात्रों के लिए जो प्राण न्याय के सिद्धांत को समझाने का प्रयास करूंगा। प्राण न्याय क्या है, रेस जुडिकेटा किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत रेस जुडिकेटा प्राण न्याय का सिद्धांत डचेज ऑफ किंगस्टोन केस में प्रतिपादित किया गया। डचेज ऑफ किंगस्टोन केस प्रतिपादित किए, इसमें 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। आपने सुना होगा सेक्शन 10 में पीछे कि 2 पैरेलल प्रोसीडिंग्स की मनाही है और यहां पर निर्णय होने के बाद में पुनः वाद नहीं लाया जा सकता, उसको रोकना ही प्राण न्याय का सिद्धांत है। रोकने के लिए प्राण न्याय सिद्धांत का किया गया, आविष्कार किया गया है। तो डचेज ऑफ किंगस्टोन केस में 3 सिद्धांत लैटिन मैक्सिम प्रतिपादित की गई। पहली, नेमो डेविड बिक्स बेक्सरी प्रो उना इटेडम कोजा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए 2 बार तंग नहीं किया जाना चाहिए, तंग नहीं किया जाना चाहिए 2 बार एक ही वाद हेतु के लिए। दैट इज नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर द सेम कोजा, अर्थात दोबारा एक ही वाद हेतु के लिए उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगला दूसरा नियम, इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटियम, यह राज्य के हित में है, सरकार के हित में है, स्टेट के हित में है, देश के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। आपको इस बात की जानकारी है कि लिटिगेशन बहुत पेंडेंसी है और डे बाय डे पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। उसके लिए कोर्ट चाहिए, उसके लिए जजे चाहिए। आपका भविष्य भी सुंदर है। भारत में अभी भी 3 लाख से ज्यादा पेंडेंसी है केसों की। तो अगर एक ही वाद हेतु के लिए एक व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जाए कि जैसे ए ने बी के विरुद्ध इस प्रॉपर्टी लेके झगड़ा किया, स्वामित्व के आधार पर हार गया, फिर आता है वसीयती के आधार पर, फिर आता है एलआर होने के नाते, फिर होता है गिफ्ट डीड के आधार पर, फिर आता है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, फिर आता है लाइसेंसी के आधार पर। इस प्रकार से एक ही व्यक्ति एक ही विषय वस्तु को लेकर के एक से अनेक मुकदमे दायर कर देगा, तो मुकदमों की अंबार लग जाएगी, मुकदमों की भीड़ लग जाएगी। इसको रोकने के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, प्राण न्याय के सिद्धांत, और उसमें कहा गया कि इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटियम, राज्य का यह हित है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। न्याय हित में ये जरूरी है, अन्यथा अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। तीसरा, रेस जुडिकेटा प्रो वरिटेक ओकुपिटर, रेस जुडिकेटा प्रो वर्टिटेक ओकुपिटर, एक न्याय विनिश्चय एक निर्णय को सही माना जाना चाहिए, सही माना चाहिए। दैट इज ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट। अगर न्याय निर्णय को सही नहीं माना गया, वो एक अलग बात है। एक निर्णय हो गया जो ट्रायल कोर्ट ने दिया, उसकी अपीलेंट जो है उसी का ही पार्ट है, प्रोसीजर है, लास्ट अपीलेट कोर्ट तक आप लड़िए, लेकिन नया मुकदमा नहीं ला सकते, उसको रोकना है। नहीं रोका जाएगा तो मुकदमेबाजों की अंबार लग जाएगी। और निर्णय जो दिया है कोर्ट ने उसको सही माना जाना चाहिए, निश्चित माना जाना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, और निर्णय को सही मान करके आप अपील में जा सकते हैं। और अपील में ये कह सकते हैं माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी अपील सुन लेंगे। वो अपील तो इसका पार्ट है एंड पार्शल है।
अपील में जा सकते हो, नया मुकदमा नहीं ला सकते। कई उदाहरण हैं इस तरीके से। ए नाम के बी व्यक्ति के आधार पर बेदखली का वाद दायर किया कि ये बेदखली है, फिर पहले मालिकाना हैसियत के आधार पर किया, फिर वसीयत के आधार पर किया, फिर एलआर के आधार पर किया, फिर जो है दत्तक के आधार पर किया, और फिर लाइसेंसी के आधार पर किया। इस प्रकार से तो अनेक सारे हारता गया, फिर नया इशू लेके आ जाता है, तो मुकदमेबाजी की अंबार लग जाएगी। इससे तो वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी न्याय जगत में, और न्याय जगत में अनिश्चितता आना देश के हित में नहीं है, अराजकता पैदा हो जाएगी। इसलिए राज्य को चाहिए कि मुकदमेबाजी का अंत करे। अंत कैसे करे? कानून बनाकर। कानून बनाया, जो डचेज ऑफ किंगस्टोन केस में गाइडलाइन दी गई थी, उसके आधार पर सेक्शन 11 का निर्माण सीपीसी में किया गया। इसी संदर्भ में हॉल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड भी इसको परिभाषित कर रहे हैं कि प्राण न्याय का सिद्धांत तकनीकी नहीं है, टेक्निकल नहीं है कि टेक्निकल के आधार पर आप उसको खारिज कर दे, ऐसा नहीं है। तो सभी न्यायालयों का समान रूप से इसे लागू करना चाहिए, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है, ये लोक हित पर आधारित है, ऑन पब्लिक पॉलिसी के पर आधारित है। इसलिए इसको समान रूप से लागू करना चाहिए, इसको तकनीकी नहीं माना जाना चाहिए। फिर जस्टिस कोक जो इंग्लैंड के हुए हैं, अपने आप में मिशन के रूप में काम किया है। जस्टिस कोक ने अमेरिका में, इंग्लैंड के संदर्भ में अमेरिका में जस्टिस मार्शल ने, और भारत में जस्टिस कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती आदि, इन लोगों ने न्याय जगत में काम किया है। तो जस्टिस कोक कह रहे हैं कि एक वाद हेतु कोज ऑफ एक्शन के लिए एक निर्णय काफी है, बस एक निर्णय काफी है। अलग अलग मुकदमा दायर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसमें डिसाइडेड केस को पुनः नहीं उठाया जाता, बस पुनः नहीं लाया जा सकता। अपील में आप जा सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। सेक्शन 11 जो सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया था, उसी सिद्धांत को सेक्शन 11 में स्थापित किया गया है। सेक्शन 11 को समझने के लिए इसमें 5 आवश्यक चीजें हैं, और 5 आवश्यक चीजें के लिए क्या है? पहला, सेम पार्टी, 2 वाद होने आवश्यक है। फॉर्मर सूट और प्रेजेंट सूट, 2 वाद में पार्टी क्या है? वही है, सेम पार्टी, वही पक्षकार है जो पहले वाले वाद में थे, और अर्थात ए और बी पहले थे और ए और बी वापस आ रहे हैं, या ए के एलआर आ रहे हैं, ए मर गए थे ए के एलआर आ रहा है, बी मर गए तो बी के एलआर है, पार्टी वही है, सेम पार्टी, तो प्राण न्याय के सिद्धांत लागू होगा। सेम मैटर इश्यू, विवादक विषय वस्तु वही है, जो पहले वाद में विवादित विषय वस्तु थी वही बाद वाले मामले में विवादित विषय वस्तु है। विवादित विषय वस्तु क्या थी? मान लीजिए ए और बी के बीच में घर था, वही पुण्य नया वाद है, उसी में वही घर है, विवादित विषय वस्तु वही है। तो सेम मैटर इन इश्यू, जो विवादक तथ्य है, जहां आपने एविडेंस पर विवादक तथ्य, विवाद की विषय वस्तु, विवादग्रस्त विषय वस्तु, विवादक तथ्य, विषय वस्तु वही है। सेम टाइटल, वही स्वत्व है, अर्थात उसी टाइटल के तहत आ रहे हैं। टाइटल का मतलब होता है उस व्यक्ति का, उस जो विषय वस्तु उठाई गई है, पुण्यवाद में लाया गया या पहले जो लाए गए थे, उस विषय वस्तु के साथ में उसका व्यक्ति का संबंध को टाइटल बोलते हैं, कि व्यक्ति का संबंध उस विषय वस्तु के साथ में क्या है, उसको टाइटल बोलते हैं। तो टाइटल, वही टाइटल के तहत पहले भी वही टाइटल था, दोबारा भी वही टाइटल है, तो रोक दिया जाएगा प्राण न्याय के सिद्धांत। और सेम कोर्ट, जो पूर्ववर्ती कोर्ट थी वो भी कंपिटेंट कोर्ट थी, सक्षम न्यायालय था, और बाद में अभी आया है वह भी सक्षम न्यायालय है, कंपिटेंट कोर्ट है। पहले वाली कोर्ट भी कंपिटेंट थी जिसने डिसीजन दिया है, और अभी भी आया है, अभी भी नया वाद लाया है, वह भी कोर्ट कंपिटेंट है, सक्षम न्यायालय। सक्षमता का मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से
कोर्ट सक्षम होती है, सेक्शन 9 में चर्चा की थी। क्षेत्र के आधार पर सक्षम होनी चाहिए, वो लोकल जुडिक्शन होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन होना चाहिए, वही विषय वस्तु सुनने का अधिकार होना चाहिए, और पिक्यूनरी जुडिक्शन आर्थिक क्षेत्राधिकार होना चाहिए। पहले वाली कोर्ट भी कॉम्पिटेंट थी, और अब जो केस लेकर के आया है वह भी कोर्ट कॉम्पिटेंट है, सक्षम न्यायालय है। पहले वाली कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया था, अंतिम रूप से निर्णय किया था, ऑन मेरिट, गुण दोष के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय दिया था, गुण दोष के आधार पर। और अभी जो कोर्ट में मामला आएगा, ये कोर्ट भी अंतिम रूप से निपटारा करेगी, ऑन मेरिट डिसीजन करेगी, तो रोक दिया जाएगा। ध्यान रहे, एक्स पार्टी डिसीजन, अगर पक्षकार को समय समय पर नोटिस दिया और लेने से इनकार किया, कोर्ट को साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहता है प्रतिवादी, तो एक्स पार्टी डिसीजन डिक्री मानी जाएगी। डिक्री के दौरान आपने एक्स पार्टी डिक्री मानी गई थी, और तो डिक्री का मतलब है वो ये नहीं कह सकता साहब मुझे मौका दिया था लेकिन आया नहीं, तो कोर्ट आपके घर नहीं जाएगी। एक्स पार्टी डिसीजन भी डिक्री मानी जाएगी और उस पर प्राण न्याय के सिद्धांत लागू होगा। और इसके साथ सेक्शन 11 को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण 1 से लेकर 8 तक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। वही बातें हैं कि फॉर्मर सूट क्या होगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी होगी, फैक्ट्स मैटर इन इश्यू जो है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सब्सिक्वेंटली आदि कैसे होगा, वो सारा का सारा इसी के तहत दिया गया है। तो ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, स्पष्टीकरण 1 से लेकर के 8 तक इन शब्दों को स्पष्ट किया गया है। अगर ये 5 चीजें हैं तो इन 5 चीजों में जो है जैसे विषय वस्तु सार्थ है वही है, डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, इसको ये भी कहते हैं वही विषय वस्तु है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव जो है रेस जुडिकेटा, आणविक प्राण न्याय का सिद्धांत। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, तो जो है आप तो इनकी व्याख्या करते समय अपनी किताब से डिटेल में इनमें बहुत सारे केस भी है, एक दो केस भी ऐड करना है कि पक्षकार वही है, मैटर इश्यू वही है, टाइटल वही है, कोर्ट वही है, पहले वाली कॉम्पिटेंट थी, बाद वाली है, पहले वाली कोर्ट ने फाइनल और अंतिम रूप से निर्णय किया था, अब वाली कोर्ट भी वही प्रक्रिया अपनाएगी। तो जो है सेम मैटर इश्यू जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पष्ट रूप से आणविक रूप से वही है। फैक्ट्स एंड इश्यू 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो फैक्ट्स होते हैं तथ्य पर आधारित फैक्ट्स एंड इश्यू, एक होता है लॉ फैक्ट्स एंड इश्यू जो है लॉ विधि का पर्सन, तथ्य का पर्सन, और कुछ मिक्स्ड होता है फैक्ट्स एंड लॉ। अगर कोई विधि का पर्सन है और न्यायालय की अधिकारिता, स्पष्टीकरण में आप पढ़ेंगे, न्यायालय की अधिकारिता नहीं थी और विधि के पर्सन को डिसाइड कर दिया, करने का अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को है, कोई लॉ का पर्सन है, तो उसमें आप नया वाद ला सकते हैं, प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। उसी को अगर डिसाइड कर दिया गया है, विधि का पर्सन है और उसको डिसाइड करने का ट्रायल कोर्ट को अधिकार नहीं था, तो पुनः लाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें 5 में से कोई आवश्यक तत्व है तो प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या सेक्शन 11 के 5 आवश्यक तत्व के अलावा भी प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है? तो उत्तर है हाँ, होता है। लोक नीति के आधार पर, पब्लिक पॉलिसी के आधार पर एक केस है हुक बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल। हुक बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा लोक नीति के आधार पर प्राण न्याय के जो 5 आवश्यक तत्व नहीं भी है तो भी जो है प्राण न्याय के सिद्धांत लागू किया जाएगा, जैसे लोक हितवादों पर लागू होता है। और रूप कुमारी वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल में दिए गए वाद को भी स्वीकार किया। तो इस तरीके से ये लोक नीति का है। जैसे मान लीजिए केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के मामले में अब कोई जाकर के मामला वाद उठाए तो नजीर पड़ी है
और कोर्ट कहेगी मैटर हैज बिन प्री डिसाइडेड, पहले डिसाइड हो चुका है, जुडिशियल माइंड एक्सरसाइज हो चुका है, आप जाइए वकील साहब देख लीजिए। लोक नीति के आधार पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू कर दिया जाएगा। लोक PIL केसेस पर लोक नीति के आधार पर जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। सहवादी सह प्रतिवादियों के बीच में प्राण न्याय सिद्धांत लागू होगा या नहीं होगा, ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है। यदि अंश निर्धारण करने का मौका दिया गया था सहवादियों को या सह प्रतिवादियों को, तो प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा, फिर वाद नहीं लाया जा सकता। इसी तरीके से माइनर के अगेंस्ट में कोई डिग्री है, कहीं लागू होगा, और यदि उसके नेक्स्ट फ्रेंड अच्छी तरीके से पैरवी किए, फिर वही फैक्ट्स आ रहे हैं तो प्राण न्याय सिद्धांत लागू होगा। और नेक्स्ट फ्रेंड ने कोई तथ्य छुपाए हैं तो मेजर होने के बाद में वो नए वाद लेके आया है, नए तथ्य लेके आया है पहले वाले से अलग, तो प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो ये आप जो है प्राण न्याय के सिद्धांत को पढ़ते समय बड़ी सावधानी और सतर्कता पूर्व पढ़े। प्राण न्याय का सिद्धांत रीढ़ की हड्डी है CPC की, इसलिए प्राण न्याय के सिद्धांत में से तो प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। कई बार आपको घुमाने के लिए आणविक प्राण न्याय का सिद्धांत क्या ऐसा पूछ सकता है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो वो होता है सारतः प्रत्यक्षतः है, और सारतः वही पक्षकार है, वही विषय वस्तु पर आधारित होती है, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्राण न्याय का सिद्धांत। तो सिद्धांत कोई भी पूछे आपको ये लिखना है। तो अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। लॉकडाउन खुला है कुछ हद तक, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है और कुछ एक छूट दी गई है, कॉलेज खुला है, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, और यथासंभव समय समय पर कोई सरकार की आज्ञा होगी वो आप तक प्रसारित कर दी जाएगी। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें और पढ़े, किताब लेकर के पढ़े, इसको आज ही पूरा कर लेना। जय हिंद, जय भारत।